हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है ईएमआरएस के लिए। ठीक है ना, सिविक्स का ये लास्ट टॉपिक है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और जो प्लेलिस्ट है पूरे टॉपिक्स की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, इसके एमसीक्यूज की सीरीज भी आने वाली है जिसमें सारे टॉपिक्स ही कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक अपना। तो देखिए, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। आप सभी को पता है हम एक लोकतांत्रिक कंट्री में रहते हैं। ठीक है, मैं बार बार इस वर्ड का यूज़ क्यों करती हूँ, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में इस ही के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही लोकतंत्र के। क्योंकि एक लोकतांत्रिक कंट्री है तो यहाँ पर जो रूल है वो जनता का रूल है, और जनता का रूल होगा तो उसको कुछ राइट्स भी मिलेंगे, यानी कुछ अधिकार भी मिलेंगे। अब अधिकार मिले हैं तो उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यही वाली बात है। मैं अगर न्यायपालिका की बात करूं, जुडिशरी की बात करूं, तो हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी न्यायपालिका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक है, लोकतंत्र है, तो हमारे पास संविधान भी मौजूद है, यानी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो संविधान है तो संविधान में हर एक चीज़ मेंशन है, और ये भी आपको बताया गया है कि हर एक अंग जो है वो अपने तरीके से काम करेगा बिना किसी के काम में इंटरफेयर किए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ विधायिका की, तो विधायिका का जो काम होगा वो अपने प्रॉपर अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करेगा वो। इसके अलावा कार्यपालिका जो है, ठीक है, वो अपने तरीके से काम करेगी। इसके अलावा जो न्यायपालिका है उसके पास जो अपना काम है वो अपने काम को अपने हिसाब से करेगी। तो यहाँ पर ये कहा जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पावर है उसका सेंट्रलाइजेशन ना हो, यानी केंद्रीकरण ना हो। उसका क्या होना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो विकेंद्रीकरण कब होगा, जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो पावर वैसे तो डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग लेवल पर भी, लेकिन यहाँ पर पावर इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट है कि कुछ काम विधायिका का है, कुछ कार्यपालिका का और कुछ न्यायपालिका का। हालांकि दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर विधायिका कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका से रिलेट कर जाती है। न्यायपालिका है जो है वहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि कार्यपालिका से नियुक्ति हो रही है, तो वहाँ पर विधायिका का भी रोल आ जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो अधिकार क्षेत्र है तीनों के सेपरेट बांट दिए गए हैं कि तीनों जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग अपने कार्य क्षेत्र में रहकर काम करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है। संविधान के अंदर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ है, मतलब काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हीं में से एक है न्यायपालिका, जिसके बारे में हमें आज बात करनी है, न्यायपालिका। ठीक है, अब न्यायपालिका के बारे में हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करनी है कि संविधान की भी सुरक्षा का काम इसी के पास है। संविधान में जितनी भी चीज़ें मेंशन है वहाँ कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसकी देख रेख कौन करेगा, न्यायपालिका। ठीक है, यानी जुडिशरी उस कंट्री की। इसके अलावा यहाँ पर अधिकार की बात हुई है तो अधिकार की भी सुरक्षा कौन करेगा, न्यायपालिका। कहीं कोई विवाद हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर किसके पास जाता है, किसके पास जाया जाता है, न्यायपालिका के पास। देखिए, और अगर अगर किंग क्वीन रूल हो तो वहाँ पर राजा के पास जाया जाता है, और राजा के हाथ में सारी बात कि वो किसी भी तरीके से डिसीजन ले सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर भी लोगों के पास ही है। तो लोगों की पावर एक तरीके से न्यायपालिका को दी गई है कि भाई हम लोगों के लिए ही तो न्यायपालिका है, तो वो हर तरीके से सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेते हैं और बिल्कुल फ्री तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो संसद है उसका और जो न्यायपालिका है उसका क्या संबंध है। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। इसके अलावा न्यायपालिका की हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। जहाँ पे भी लोकतंत्र आता है वहाँ स्वतंत्रता अपने आप आ जाती है। लेकिन न्यायपालिका की पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि जैसे कि राजा जो है वो खुद ही शासन में पार्टिसिपेट करता है और खुद ही कहता है कि मेरे जो शब्द हैं वही क्या है, वही कानून है और वही शासन है। तो अब जो लोग हैं उनके पास कोई रास्ता रह नहीं जाता अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे राजा सब कुछ है। लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक कंट्री है और यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स के पास काम है, अंगों के पास अपना अलग अलग काम है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो या फिर कार्यपालिका हो, तो हर किसी का काम जो है वो बटा हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे न्यायपालिका की, तो उसका जो मेन काम होता है वो डिसीजन लेना होता है और विवादों को सुलझाना होता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि सबसे पहला काम क्या है इसका, विवादों को सुलझाना, है ना। और विवादों को सुलझाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करता है, कानून का।
यही तो फ़र्क है ना किंग क्वीन रूल में और हमारे लोकतंत्र में, कि हम सब चीज़ों को करने के लिए एक पूरे डेकोरम के साथ काम करते हैं। लेकिन उस रूल में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ राजा की ही परमिशन चाहिए हर काम को करने के लिए, वो अपने तरीके से कोई भी तथ्य देकर किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पर न्यायपालिका की अगर बात करें तो विवादों को सुलझाने का काम है न्यायपालिका का। इसके अलावा सब कुछ कानून के शासन के हिसाब से होगा, यानी कानून का शासन है यहाँ पर। न्यायपालिका जो है वो किसके अंडर में काम करती है, कानून की देख रेख में, मतलब एक प्रॉपर कानून है, कोई एक उसका अधिकार क्षेत्र है, उसके अंदर ही उसको काम करना है। तो हर चीज़ में कानून देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कानून की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। न्यायपालिका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर तरीके से मतलब खुद ही डिसीजन लेगा। न्यायपालिका एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हर एक पहलू को कंसिडर करना होगा डिसीजन देने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और आती है जो मैंने आपको अभी बताया है कि क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहीं तानाशाही गवर्नमेंट ना बन जाए, लोकतंत्र कहीं तानाशाही व्यवस्था ना बन जाए, इसलिए जो न्यायपालिका है उसका स्वतंत्र रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि स्वतंत्र न्यायपालिका, अब जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र होना क्यों चाहिए, इसका आंसर हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है। क्योंकि स्वतंत्र होगी तो विवादों का ठीक तरीके से क्या कर पाएगी, वो सुलझा पाएगी। और दूसरा है कानून का शासन है क्योंकि हमारे देश में, तो इसलिए उसका स्वतंत्र रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कानून की यहाँ पर सर्वोच्चता है और लोकतंत्र की जो आत्मा है वो बनी रहे, लोकतंत्र लोकतंत्र की तरह ही काम करे, कहीं वो तानाशाही ना बन जाए। इस वजह से भी हमारा जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र यानी एकदम फ्री रहने की ज़रूरत है, बिना किसी प्रेशर के। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के न्यायाधीश इस वक्त कौन है, आपको ये पता होना चाहिए। तो भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसका पता भी होना आपको ज़रूरी है। ये आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। हमने ये तो बात कर ली कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशरी है उसको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो क्यों मिलनी चाहिए, ये तो हमने देख लिया। लेकिन कैसे मिलेगी, किस प्रकार की फ्रीडम होगी, कैसे वो काम करेगी, इस बारे में कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्या अर्थ है जुडिशरी की फ्रीडम मिलने वाली बात। पहला है कि सरकार जो है उसके अंग जो होते हैं अलग अलग, जैसे कि विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है। इसका किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होना चाहिए जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। नो कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए जुडिशरी के ऊपर, तभी वो एकदम फ्री रह के डिसीजन ले सकेगी और काम कर सकेगी। दूसरी बात ये है कि न्यायपालिका जो निर्णय लेगी, जो डिसीजन लेगी, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक तरीके से ऊपर वाले पॉइंट को इलेबोरेट कर रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका का क्षेत्र क्योंकि अलग है तो वो इंटरफेयर ना करें, और जो हमारा निर्णय लेने की शक्ति है वो सिर्फ न्यायपालिका तक ही सीमित रहनी चाहिए, उसमें ये दोनों अंग बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। इसमें कौन कौन शामिल है, संसद शामिल है, इसके अलावा आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी आपके विधायिका कार्यपालिका वाले पोस्ट्स हैं सब शामिल हैं। तो ये बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता का मतलब तभी रहेगा जब कोई इंटरफेयर नहीं होगा और बिना प्रेशर के जो न्यायपालिका डिसीजन ले पाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात है जो न्यायाधीश हैं यानी जो जजेस हैं वो बिना किसी डर के काम कर सकें, यानी उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि तुम ये डिसीजन ऐसे लो या फिर डिसीजन तुम्हें इसके फेवर में लेना है, ये वाली चीज़ न्यायाधीश जजेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं न्यायाधीश के राइट्स को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है हमारे देश में लोकतंत्र है और जनता के प्रति उत्तरदायी है न्यायपालिका, क्योंकि जनता अगर के साथ गड़बड़ होती है, उसको प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाएगी, न्यायपालिका के पास। लेकिन अगर यही बॉडी फ्री नहीं होगी या बायस होगी या कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करती होगी तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो फिर वो क्या करेंगे, लोकतंत्र कहाँ बचा फिर। तो इसीलिए बात ये उठती है कि न्यायपालिका तो ठीक है लेकिन उसको स्वतंत्रता किस प्रकार से दोगे, ठीक है, किस तरीके से स्वतंत्रता को सुनिश्चित करोगे कि हाँ भाई फ्रीडम अब हमारी न्यायपालिका को मिल गई है। तो इसके लिए हम कुछ एक चीज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर क्या हो सकती है, हम क्या करेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये देखिए पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो न्यायाधीश हैं, जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है। कैसे फ्रीडम मिली हुई है कि उनकी जो नियुक्ति है उसके बारे में डिसीजन ना तो विधायिका लेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है,
मतलब कि यहाँ पर विधायिका का जो रोल है वो हटा दिया गया है कि विधायिका के जैसे कि हम प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं ना कि प्रॉपर किस तरीके से वोट होते हैं, तो नियुक्ति में विधायिका का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का दल का प्रभाव इस पे ना पड़े। दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है, दूसरी बात आती है कि उनकी जो योग्यता है वो देखी जाएगी। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर नियुक्ति वाले पोर्शन में ये बात है कि ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप का कोई व्यक्ति आया है और उसको नियुक्त किया गया, ऐसा नहीं है। इसका प्रॉपर सिस्टम बिल्कुल अलग है। योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला है कि वो अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। जो भी न्यायाधीश चुना जाएगा वो विशेषज्ञ होना चाहिए अपने फील्ड का, और उसका फील्ड क्या है, जज वो है, ठीक है। तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो विशेषज्ञ इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर जब विशेषज्ञ वाली बात आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े बड़े जो जजेस हैं उनका ही नाम यहाँ पर सबसे पहले आएगा। आई होप आप ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं जो आपको बताना चाह रही हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि हम किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारे देश की न्यायपालिका है वो बिल्कुल फ्री तरीके से काम कर रही है। ये है कि इनका जो कार्यकाल है, यानी कितने टाइम तक जजेस अपने पद पर बने रहेंगे, ये निश्चित होता है, ठीक है। ये कार्यकाल जो है वो निश्चित होता है और हमें पता होता है कि किस एज तक, जैसे कि अगर एज की बात करें तो 65 की एज तक का होता है कि 65 की एज कंप्लीट होने पे वो हट जाएंगे अपने पद से। तो तीसरी चीज़ हम बोलेंगे कि न्यायाधीश जो उनका कार्यकाल निश्चित होता है, तो ऐसा नहीं है कोई भी आएगा और उनको आके हटा देगा। ये इसलिए किया गया है कि जो न्यायाधीश हैं वो एकदम फ्रीडम के साथ अपना जो डिसीजन है उसको ले सके, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं इस चीज़ को लेकिन वो अलग है, पर मेनली जो है वो यही है कि कार्यकाल जो है वो निश्चित है, ठीक है। एक्सेप्शन के तौर पर आप क्या कह सकते हैं कि वैसे तो बोला गया है कि निश्चित है, लेकिन उस पर महाभियोग चल सकता है कुछ एक कंडीशंस में, लेकिन आज तक अभी कैसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि महाभियोग चलाया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यायाधीश जो इसको हटाने की बात तो हुई है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, तो एक इम्पॉसिबल सा ही काम है, तो इसलिए कह सकते हैं कार्यकाल जो है वो एकदम निश्चित है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात अगर यहाँ पर करें तो यहाँ पर बोला गया है कि वित्तीय तरीके से, यानी पैसे के मामले में उसको फ्रीडम दी गई है। फ्रीडम कैसे दी गई है कि उसके डिसीजन जो है वो विधायिका नहीं लेगी, ठीक है। यानी विधायिक न्यायपालिका जो है वो विधायिका या फिर कार्यपालिका से के ऊपर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं है अपने पैसे को लेकर। यानी जो जजेस हैं उनकी अगर हम वेतन की बात करें, उनकी सैलरी की बात करें, वेतन भत्ते की बात करें, तो इसमें किसकी स्वीकृति यानी किसकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विधायिका से उसकी परमिशन लेने की उसको किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है। तो उसको इस चीज़ के लिए भी फ्री किया गया। अभी पैसे के मामले में भी तो इंसान फंस जाता है कि भाई फाइनली तो तुझे विधायिका के पास ही जाना पड़ेगा, तो उसके पास जाएगा, वहाँ से पैसे लेने हैं, तो उसी के तरीके से ही डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, तो वो चीज़ भी नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो है उसको फ्रीडम मिली हुई है। तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम, ठीक है। भारत के न्यायाधीश आपको पता ही है इस वक्त 50वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब हम बात करते हैं स्थापना की, ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 के हिसाब से 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। ये फ्रीडम मिलने से पहले की बात है, 1947 से पहले की बात है। जुडिशरी तो थी ही हमारे पास, अलग तरीके से थी, लेकिन भारत की ही थी, लेकिन जो आज के टाइम में जुडिशरी काम करे सुप्रीम कोर्ट, ऐसे नहीं था ये। और हम इस तरीके की बात करें कि फ्रीडम मिलने के बाद यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारी जुडिशरी कब इस्टेब्लिश हुई, तो ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और इसके साथ ही 28 जनवरी 1950 को ही इसकी पहली बैठक हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे भारत के, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे ज़रूर। तो न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को वकालत का अनुभव, ये हमने बात कर ली है, उसको विशेषज्ञ होना चाहिए, उसका कार्यकाल पूरा का पूरा निश्चित होता है, सेवानिवृत्त से रिलेटेड उसके पास पद पर बने रहने के पूरे राइट्स होते हैं, और विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर उसको रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायाधीश जो है वो काफ़ी फ्री रहता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड, यानी न्यायाधीश जो हैं उनको नियुक्त किस तरीके से किया जाता है।
तो मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी जब डिसीजन मेकिंग होती है चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जजेस के लिए, या फिर कह सकते हैं सीजेआई के लिए, या फिर सिर्फ जजेस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में ये लोग इंक्लूड होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता और शक्ति संतुलन दोनों बना रहे। अभी हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, बात ये है कि क्योंकि हम लोकतांत्रिक सरकार में हैं, तो हम कोई भी जो हम डिसीजन लेते हैं वो ऐसे नहीं लेते कि पत्थर की लकीर टाइप है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करने के लिए या फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती ही है। सेम सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर ये बोला गया है कि एक तरफ हमने ये बोला है कि मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब जो हैं, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सभी किस चीज़ में करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि बहुत साल पहले से ही ये परंपरा चली आई थी कि जो वरिष्ठ होगा, ठीक है, वही सीजेआई बनेगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, यानी मुख्य जज, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया में ये बोला गया था, ये ट्रेडिशन है इंडिया का कि जो वरिष्ठ होगा, जो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, जज है, उसको ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर काफ़ी समस्या देखने को मिली। क्या देखने को मिली? ये रूल चल रहा था सही तरीके से, लेकिन 2 बार इस रूल को तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? एक तो तोड़ा गया 1973 में, ठीक है, और एक तोड़ा गया 1975 में, है ना। कहने के लिए तो नियुक्ति सेपरेट है और पद से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो ही जाता है। पर फिर भी संविधान में पूरी कोशिश करी गई है कि भाई इनके जो पद हैं इनको एकदम फ्री रखा जाए। अब देखिए, वरिष्ठतम न्यायाधीश होने की जो कह सकते हैं ट्रेडिशन है, उसको 2 बार तोड़ा गया। एक तो 1973 में, इसमें क्या हुआ था, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनको छोड़ करके इनसे कम पद वाले को, यानी कम उम्र वाले को, जिसका नाम था A.N. रे, इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और दूसरी सिचुएशन तब आई थी 1975 में, जब न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को छोड़कर, मतलब बनाना तो इनको चाहिए था H.R. खन्ना को, किसको बनाया गया? न्यायमूर्ति M.H. बेग, इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अब देखिए, ये सीन हुआ था कि पहले भी जब ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जो वरिष्ठ होगा उसी को बनाया जाएगा, लेकिन आपने चीज़ तोड़ दी। 2 बार ये सब चीज़ें हो गई, तो अब क्या था, आगे इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति का जो राइट है वो तो राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन फिर आगे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो सलाह है ना मुख्य न्यायाधीश की, उसको इम्पोर्टेंट कर दिया गया। इस सिचुएशन से बचने के लिए जो सीजेआई है उसकी सलाह को इम्पोर्टेंट कर दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो नॉर्मल जजेस हैं, उनकी नियुक्ति में सीजेआई की जो सलाह है उसको अनिवार्य कर दिया गया, कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने ही तरीके से करे, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के हिसाब से होगा, तो मंत्री जो परिषद है उसका भी पूरा का पूरा कंट्रोल हो ही जाएगा। तो ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अन्य जजेस हैं, उनकी नियुक्ति की जब बात आएगी तो सीजेआई का जो डिसीजन है उसको सलाह उसकी ली जाएगी। अब बात ये आती है कि भाई सिर्फ सलाह देने के लिए सीजेआई, कहीं ना कहीं तो मंत्री परिषद ही पूरे तरीके से हैंडल कर रहा है ना सिचुएशन को, मतलब वास्तविक शक्ति तो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद के पास ही नियुक्ति से रिलेटेड। तो सीजेआई जो है वो सिर्फ सलाहकार के रूप में होगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति को उसकी सलाह मानने के लिए कहा गया कि ज़रूर माननी ही पड़ेगी, यानी एक तरीके से अनिवार्य कर दिया गया उसकी सलाह को मानना। तो एक तरीके से नई ही एक कह सकते हैं एक सिस्टम शुरू हो चला था, ठीक है। अब यहाँ पर सिस्टम क्या शुरू हो गया था, ये देखिए। सिस्टम नया ये शुरू हुआ था, मैं इसको इस समरी एक बार फिर से बताऊंगी आपको नियुक्ति की, बस अभी आप सुनते जाइए कि क्या सिचुएशन हुई। सिचुएशन ये हुई कि सलाह वाली बात, सलाहकार के तौर पर सिर्फ सीजेआई रहेगा। इस चीज़ को हटाने के लिए ये बोल दिया गया कि राष्ट्रपति जो है अब उसको सलाह माननी पड़ेगी सीजेआई की, यानी मुख्य न्यायाधीश की। तो एक नया सिस्टम चला। इस नए सिस्टम में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, उसकी जो सीजेआई है, यानी उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो क्या करेंगे, इसके अलावा अन्य और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे और वो नाम प्रस्तावित करेंगे। क्या करेंगे? वो नाम
प्रस्तावित करेंगे राष्ट्रपति को कि भाई ऐसा है जिनको आप जजेस बनाना चाह रहे हैं, उसमें ये और ये वाले जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही किसी को आप सेलेक्ट कर लो क्योंकि हमारी नज़रों में ये बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सलाहकार की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ने लगी है, इस चीज़ को लेके कह सकते हैं। तो नाम प्रस्तावित करने वाली जो ट्रेडिशन है ये भी सामने आया और इसी को ही हमने क्या कहा, सामूहिकता का सिद्धांत। सामूहिकता का सिद्धांत, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सामूहिकता का सिद्धांत। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बड़े जो न्यायाधीश थे उनका प्रभाव देखने को मिला नियुक्तियों के वक्त में। ठीक है, तो एक तरीके से संतुलन करने के लिए कि ऐसा ना हो कि सारे राइट्स ही राष्ट्रपति के पास हो गए, सारे राइट्स ही सीजेआई के पास हो गए, तो इन राइट्स को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए चीज़ें की गई है। अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में ट्रेडिशन ये था कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो ही अगला सीजेआई चुना जाएगा, लेकिन 2 बार इस रूल को तोड़ा गया तो फिर इस रूल को देखते हुए कुछ चेंजेस करे गए और चेंजेस ये हुए कि एक नई प्रणाली आई जिसमें कि सीजेआई और 4 अन्य जो बड़े या इम्पोर्टेंट जो जजेस थे वो डिसाइड करेंगे, कुछ नाम देंगे राष्ट्रपति को कि भाई देख लो इनमें ये जजेस हमारी नज़रों में काफ़ी काबिल हैं, तो इनमें से ही किसी को आप आगे जजेस के लिए सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगा आपको। आगे हम बात करेंगे न्यायपालिका की संरचना के बारे में। तो इसकी संरचना से रिलेटेड हम बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124(1) में दिया गया है और इसके तहत क्या कहा गया कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 1 मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, तो कुल मिलाकर 8 रखी गई। तो ये तब की बात हो रही है जब कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, यानी जब फ्रीडम मिलने के तुरंत बाद जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ये सिर्फ तभी का है, यानी मूल संविधान यानी संविधान के अंदर सबसे पहले ये चीज़ मेंशन थी 8 न्यायाधीशों वाली, लेकिन चेंजेस आते गए और उसके बाद फिर पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज हो गया और आज के टाइम में ये 30+1 यानी 31 तो है न्यायाधीश और 1 है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, अगर हम वर्तमान की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी संरचना में अगला जो पार्ट है वो क्या कहता है। इसकी संरचना एक पिरामिड टाइप की है, जैसे कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला अधीनस्थ न्यायालय। इसमें क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी ये तो सबसे बड़ी देश की सर्वोच्च संस्था है न्याय के लिए, तो इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं और न्यायाधीशों का तबादला जैसे जो विषय है वो भी इसके पास है, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका तबादला भी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास भी मंगवा सकता है, इसके अलावा दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है। इसके बाद उच्च न्यायालय की बात करें सेकंड नंबर पर, ये क्या करता है कि ये निचली अदालतें जो है इनके फैसलों की जो सुनवाई कर सकता है, इसके अलावा मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। आपको बता दूं कि जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन से रिलेटेड मामले आएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही अधिकार है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किधर जाना चाहते हैं। ठीक है, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता है, इसके अलावा अपने अधीनस्थ जो अदालत है उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी रखता है। जिला अदालत की बात करें, जिला न्यायालय की, तो जिले में दायर सभी मुकदमों की सुनवाई करता है, इसके अलावा फैसले लेता है, अपील की सुनवाई भी करता है। गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले होते हैं उनके ऊपर फैसला भी ये देता है। अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो फौजदारी और दीवानी किस्म के जो मुकदमे होते हैं उन पर ये विचार करती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य जैसे कि हमने बता ही दिया है, सभी प्रकार के फैसले, तबादला और अपने पास ये निचले जो अदालत है वहाँ से मंगवा सकता है। डिसीजन अगर सही नहीं है तो अपने पास बुला सकता है डिसीजन के लिए। किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है, यानी सुप्रीम पावर है इसके पास। किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट उच्च न्यायालय की बात करें तो निचली अदालतों के जो डिसीजन है उनकी अपील की सुनवाई कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। किस मामले, मौलिक अधिकार के मामले में, और ये हमने देख लिया है। ठीक है, निचली अदालतों के बारे में। जिला अदालत का काम क्या होता है, मेन वही होता है, निचली अदालतों के फैसलों की सुनवाई से रिलेटेड ये काम करता है और जो इसके क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई भी करता है। इसके क्षेत्राधिकार देख लेते हैं, यानी ये किस तरीके से काम करता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का सबको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट है तो उसके कुछ कार्य हैं, तो उन कार्यों को हमने डिवाइड कर दिया है कौन कौन से काम हैं। तो मौलिक, इसमें संघ और राज्यों के काम होते हैं मेनली। इनके बीच में कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो तो उसका निपटारा करने का काम होता है, ये है मौलिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का। अपील, ये नाम से पता चल रहा है, यानी दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक जो मामले होते हैं
उनसे जुड़े हुए मुकदमों की अपील की सुनवाई यहाँ पर हो सकती है। सलाहकारी यानी एक सलाहकार के तौर पे भी काम करता है, जैसे कि राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी इसके काम अधिकार क्षेत्र में आता है। अब ये बात आती है कि जो सलाह वाली बात है, इसमें दोनों में से कोई भी बाध्य नहीं होते, ना ही तो राष्ट्रपति और ना ही सुप्रीम कोर्ट यानी कि CJI। इनमें से अगर सलाह दी गई है राष्ट्रपति को तो ज़रूरी नहीं है राष्ट्रपति उस सलाह को माने ही, और ज़रूरी नहीं है कि जो CJI है वो सलाह दे ही, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में कोई ऐसा बंधने वाली सिचुएशन नहीं है। रिट जारी करने का अधिकार है, और जो मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उसके लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार प्रच्छा जैसे ये सभी के सभी आदेश जो जारी करने का अधिकार है। कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे कि बोला जाए भूभाग के किसी अदालत द्वारा पारित मामले या फिर दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर भी सुनवाई का जो मामला है वो किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। क्षेत्राधिकार डिस्कस कर ही ले हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है डिसीजन मौलिक अधिकार के बारे में, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हाई कोर्ट जाना है कि सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए हमें निचली अदालतों में सुनवाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये अधिकार हमें सीधे ही दिए गए हैं, और हम कोई संघीय अगर मामला हो तो वो डायरेक्ट यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में ये अंपायर या फिर निर्णायक के रोल में दिखाई देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी रिट जारी करने का जो अधिकार है वो इसके पास है। जैसे कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में उसको दे सकता है, और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। यानी आपको क्लियर कर दिया गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ही पावर होती है। और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, तो उसका आंसर यही जाएगा। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कुछ करने या ना करने के आदेश भी दे सकता है। ठीक है, यानी कार्यपालिका को थोड़ी कह सकते हैं कंट्रोल करने की शक्ति भी इसके पास होती है। इस मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपील करने का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय से उसको प्रमाण पत्र लेना होगा इस चीज़ के लिए कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और जो उच्च न्यायालय है वो क्या बताएगा कि ये जो मामला है ये अपील करने लायक उतना गंभीर है भी या नहीं। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरे मुकदमे पर दोबारा से विचार करेगा, उसको फिर से कंसीडर करेगा और फिर ये देखेगा कि ये इसके जो पहले इसके ऊपर फैसला सुनाया गया है क्या वो सही था या नहीं था, तो पूरी की पूरी जांच करने का काम भी कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में हम देखेंगे कि मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी अधिकार भी होता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति और जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है दोनों में से कोई भी बाध्य नहीं है, सलाह लेने के लिए भी और सलाह देने के लिए भी। ठीक है, दोनों की अपनी मर्जी होती है, इच्छा की यहाँ पर बात है। और ये जो हमने रिट जारी करने का अधिकार था इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि सपोज फांसी की सज़ा है उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी बात की गई है, मतलब कि निचली अदालत ने फांसी की सज़ा दी है किसी व्यक्ति को तो उसने अपील की है तो वो वहाँ पे जाकर सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है। तो इस तरीके के डिसीजन भी यहाँ पर लिए जाते हैं, है ना। विशेषाधिकार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लाइफ पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई की जा सकती है। किसी भारतीय अदालत में दिए गए फैसले पर स्पेशल अगर डिसीजन लेना है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ देखने वाली है, जैसे कि हम यहाँ पर आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 137। ठीक है, आर्टिकल नंबर 137 इसमें क्या मेंशन है, इसमें पुनरावलोकन की बात की गई है। ठीक है, पुनरावलोकन की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो अपने ही जो फैसले हैं, अपने ही द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं या आदेश है उसका पुनरावलोकन या दोबारा से उसको कंसीडर कर सकता है अपने ही फैसले को। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 144 भी दिया गया है जिसमें बात की जाती है कि भारत के राज्य क्षेत्र में यानी भारत का जितने भी क्षेत्र है उसमें कोई भी सिविल या और न्यायिक कह सकते हैं न्यायिक प्राधिकारी किसकी सहायता से काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट की सहायता से काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये न्यायिक सक्रियता जो है उसके बारे में जो सभी को पता ही है कि क्या है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो न्यायिक पुनरावलोकन
का अधिकार जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से वो काम उसने करना शुरू किया। तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है, यानी कोई भी जो कानून है वो संवैधानिक है या नहीं, तो उसकी जांच की जाएगी और फिर वो खुद ही देखेगा कि ये संविधान के दायरे में है भी या नहीं। अगर वो नहीं है तो उसको गैर संवैधानिक कानून घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ना कुछ जनहित याचिका भी आती हैं। जनहित याचिका, इसके बारे में भी हम अभी यहाँ पर बात करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, ये जो ट्रेंड चला था जनहित याचिका का, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि 1979 में, कब 1979 में ये जो अवधारणा है ना, ये आई सबसे पहले। जैसे कोई व्यक्ति है और उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए वो अदालत में जा सकता है। लेकिन हुआ क्या एक बार कि 1979 में ही कोई जिसके साथ कुछ गलत हुआ था, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, उसने यहाँ पर ये याचिका दर्ज नहीं की, मतलब उसने केस नहीं किया, बल्कि और दूसरे लोग इसमें शामिल हुए और उन्होंने ही ये मामला कोर्ट में पहुंचाया जनहित के माध्यम से। इसी को जनहित याचिका बोला गया, क्योंकि ये मेनली किस चीज़ से संबंधित था, ये जनहित से संबंधित था। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं दायर किया, बल्कि उसके बिहाफ पे किसी और ने दायर किया था। ठीक है, और उसी समय में एक और चीज़ हुई थी, कैदियों से रिलेटेड भी एक याचिका दर्ज की गई थी। ठीक है, इसमें सेवा भावना आप कह सकते हैं, कुछ NGOs वगैरह हैं वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण से रिलेटेड कुछ मैटर होते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके से कोर्ट के पास तक अपनी बात पहुँचाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो पहले क्या हुआ, जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तो अलग अलग तरीक़ों से शिकायतें पहुँची सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे कि न्यूज़पेपर में खबर छपी है या फिर डाक है, किसी के माध्यम से न्यायपालिका तक ये सब चीज़ें मतलब भेजी जाती थी। एक और चीज़ है 1979 में जो मैंने कैदी वाली बात बताई थी, इसमें ही एक वकील के पास ये खबर पहुंची थी कि कैदियों की सज़ा से रिलेटेड, ठीक है, तो उसने जनहित याचिका के रूप में भेजी थी। तो तब से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया मामला, यानी तब से ज़्यादा ही फेमस ये वाला मामला हुआ। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इस मामले को हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। ठीक है, ये केस था। इसके अलावा और भी कुछ केसेस थे जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली, देख लेते हैं। 1980 में ये है तिहाड़ जेल की बात। ठीक है, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के वो थे CJI, उनको इससे रिलेटेड चीज़ें भेजी गई और बोला गया कि मतलब एक पत्र लिखा गया था, एक लेटर लिखा गया था। ठीक है, लेटर के माध्यम से तो पहुंचाया जाता था, लेकिन इसके बाद ये लेटर वाला जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि न्यायालय को बहुत ही ज़्यादा शिकायतें मिलने लगी थी। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को फिर कम कर दिया था, उनके पास उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पत्रों के माध्यम से चीज़ें भेजी थी और बोला था कि हमारे साथ जो शारीरिक यातनाएँ यहाँ पर होती हैं उससे रिलेटेड इन्होंने ये पत्र भेजा था और पत्र में सारी चीज़ें मेंशन करी थी। तो ये जो केस था बहुत फेमस हुआ था। और ये किस नाम से फेमस हुआ था, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, 1980। ठीक है, तो इस तरीके से जनहित याचिकाओं का दौर आया था। इसके अलावा पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी और खाने पीने के चीज़ों को लेकर भी पूरे अधिकार की बात हो रही थी कि हमारा अधिकार है, इस चीज़ के ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे संगठन हैं, उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इसके अलावा सोसाइटी के सभी जो ग्रुप हैं वो अपनी अपनी शिकायतें भेजने लगे थे, मतलब वो भी अब अवेयर हो चुके थे। जैसे कि क्या होता है कि हमारे पास कोई राइट है, कोई अधिकार है, लेकिन हम उसके बारे में इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास न्यायालय भी है, लेकिन कितने लोग कोर्ट जाना पसंद करते हैं, कोई भी नहीं जाना चाहता, सब मामले को यूं ही रफा दफा कर देना चाहते हैं जब तक कोई सीरियस इशू ना हो। तो वही वाली बात है, फिर लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई न्यायालय जाया जा सकता है अपनी, अगर कुछ गलत हुआ है उस चीज़ के लिए। ठीक है, बहुत सारे सिर्फ इंडिविजुअली लोगों को फ़ायदा नहीं किया, इसने एक पूरे ग्रुप के तौर पर लोगों को फ़ायदा किया। ठीक है, ग्रुप्स बनने लगे इसी चीज़ की वजह से। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे, चुनाव जो प्रणाली हुई थी उसके ऊपर भी डिसीजन लेने लगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसको भी और भी ज़्यादा निष्पक्ष बनाने के लिए
चीज़ें होने लगी और आने वाले टाइम में सिचुएशन ये हो गई थी कि यहाँ पर जो सरकार के तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये बहुत मामला जो है वो उलझता गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किस काम को कर रहा है। जो काम विधायिका का होना चाहिए उस काम के लिए भी न्यायपालिका के पास जाया जा रहा है, जो काम कार्यपालिका का होना चाहिए उसके लिए भी न्यायपालिका के पास जाया जा रहा है। तो लोड बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी और प्रेशर देखने को मिला कोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक तरीके से जैसे कि ध्वनि प्रदूषण की बात है, नॉइस पोल्यूशन की बात हुई, उसको दूर करने से रिलेटेड कोई चीज़ है, या भ्रष्टाचार है, या फिर चुनाव प्रक्रिया में, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम में जो गड़बड़ी होती है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगी, तो इसका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई कि भाई जब काम डिवाइड है तो फिर इस तरीके से सारे के सारे चीज़ तुम न्यायपालिका को दे रहे हो, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। तो इसके बाद फिर कुछ चीज़ों को इधर उधर किया गया और संतुलन बनाने की, यानी बैलेंस करने की पूरी कोशिश की गई सिचुएशन को। ठीक है, जैसे कोई चीज़ एक चीज़ प्रचलन में आती है ना, और उसके बाद फिर बाढ़ सी आ जाती है उस चीज़ के लिए, तो यही कुछ ऐसा यहाँ पर माहौल हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यायपालिका और अधिकार। न्यायपालिका और अधिकार, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, सभी को पता है। संविधान में ऐसी 2 विधियों का उल्लेख है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा कर सके। ठीक है, पहला है जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करने का उसके पास अधिकार होता है, ये सब चीज़ें वो जारी कर सकता है अगर उसको पता चलता है कि किसी के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है, ये आर्टिकल 32 कहता है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों को भी, यानी हाई कोर्ट को भी ये राइट है कि वो रिट जारी कर सकता है, जो कि हमने पहले बात की है। तो आपसे अगर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाए कि रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है, अब आपको ये बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत उसके पास है ये अधिकार, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 226। सेकेंड चीज़ है, द्वितीय सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, क्योंकि उसके पास दोबारा से उसको देखने की पावर है, यानी पुनर्विचार करने की, पुनरावलोकन करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वो देख सकता है दोबारा से कानून को कि कोई संवैधानिक तरीके से ये है या नहीं, तो ये उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है और उसको लागू होने से भी रोक सकता है। ये वाली जो पावर है ये उसको दिया आर्टिकल नंबर 13 ने। कौन से आर्टिकल ने? आर्टिकल नंबर 13। न्यायपालिका और संसद में हम देखेंगे आगे कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है और संविधान में ये भी बताया गया है कि हर एक का अपना कार्य क्षेत्र अलग है। कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका, जिसके पास में जो पावर है वो अपने कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करेंगे। और यही तो भारतीय राजनीति की विशेषता है कि सब कहीं ना कहीं अलग भी हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर पर रिलेट भी करते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ें एक तरीके से मिल से गई थी, जैसे कि कार्यपालिका से रिलेटेड कुछ मामले आए, नरसिंह राव मामला, इसके अलावा पेट्रोल पंप जो है उनको लेकर, ठीक है, पेट्रोल पंप को लेकर कि पेट्रोल पंप जो है उसके अवैध आवंटन से रिलेटेड, आवंटन या फिर बंटवारे से रिलेटेड जो विषय है वो सीबीआई को निर्देश दिया गया था उससे रिलेटेड। ठीक है, और जांच करवाई गई थी किसके खिलाफ? नेताओं के खिलाफ। ठीक है, राजनेताओं के खिलाफ और नौकर शाहों के खिलाफ, यानी जो आपके सिविल सर्वेंट्स वगैरह तो उनके खिलाफ। तो ये कहा गया था कि वैसे तो सबके कार्यक्षेत्र अलग हैं, लेकिन इंटरफेयर न्यायपालिका का कार्यपालिका में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला ही है। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखेंगे हम, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को लेकर कॉन्फ्लिक्ट सामने आया था। हालांकि संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, यानी फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको हटा दिया गया था संशोधन करके, और 31 आर्टिकल के अंदर ये था, लेकिन इसको हटा दिया गया बाद में, और फिर इसको एक नॉर्मल कानून बना दिया गया 300 क मिलाकर इसको। ठीक है, एक नॉर्मल कानून बना दिया गया। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जब ये चीज़ गई थी संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड, तो वहाँ पर इससे रिलेटेड क्या डिसीजन लिया गया था? 1973 की बात है ये, और केस का नाम क्या था? ये केशवानंद भारती मामला। ठीक है, केशवानंद भारती मामला। तो इस मामले को लेकर बोला गया था कि संविधान का एक मूल ढांचा होता है, यानी संविधान का एक स्ट्रक्चर है, और संसद सहित यानी हमारी विधायिका भी इस मूल ढांचे को छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। तो संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने क्या कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी जब भी संशोधन करने की बात आती है तो ये देखा जाता है कि वो जो विषय है
वो मूल ढांचे का एक पार्ट है या नहीं। तो न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास ही रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, इसकी व्याख्या करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है कहना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो ठीक से मेंशन नहीं की गई। ठीक है, तो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है वो सर्वोत्तम एक उदाहरण है जो कि कहीं ना कहीं बचाए रखती है चीज़ों को। तो ये था चैप्टर, और निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है ये एक ऐसी बॉडी है हमारे देश की जो कि सभी को प्रॉपर तरीके से, इक्वल तरीके से उनके अधिकारों की रक्षा करती है और उनके लिए काम करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट चैप्टर था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। सिविक्स का हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के साथ।